नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। चुनाव का समय है, चारों तरफ इस समय चुनाव प्रचार चल रहा है। आप लोग बड़े बड़े इंटरव्यूज इस दौरान देखना चाहते हैं, बड़े बड़े नेताओं से आप मुलाकात करना चाहते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों का मन भी करता होगा बड़े नेताओं से सवाल पूछने का, उनसे जानने का कि चुनावों में उनकी रणनीति क्या है, वो जो बयान देते हैं क्यों देते हैं और उनके पास वोटर को ऑफर करने के लिए क्या नई नई चीजें हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं देश के वित्त मंत्री चौकीदार अरुण जेटली से। हम अरुण जी के घर पर हैं इस समय और आज अरुण जी से हम बात करेंगे क्योंकि आपने देखा होगा जब भी मोदी सरकार पर कोई आरोप लगता है तो सबसे पहले बचाव करते हैं चौकीदार अरुण जेटली। सबसे पहले या तो उनका ब्लॉग आ जाता है या फिर वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, आजकल बहुत एक्टिव हैं और दूसरे शब्दों में कहें तो मोदी सरकार के लिए वो एक गोलकीपर की भूमिका आजकल निभा रहे हैं। तो आज हम सवाल पूछेंगे बहुत सारे चुनाव के बारे में चौकीदार अरुण जेटली से। जेटली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए। पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि ये जो योर न्यू टाइटल चौकीदार अरुण जेटली, कैसा लग रहा है आपको अपना ये नया? देखिए, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक बहस इस विषय पे चली। प्रधानमंत्री जी तो पिछले 5 साल से कह रहे हैं कि मैं देश की जनता के हित को और विशेष रूप से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं आपका चौकीदार हूं। उनका एक एंटी करप्शन टाइरेड का ये उदाहरण था। और अगर पिछले 5 साल का उनका इतिहास भी देख लो, सरकार पे, किसी मंत्री पे कोई एक दाग नहीं लगने दिया। सख्ती भी थी, लोगों में डर भी था और एक प्रेरणा भी थी कि हम एक ईमानदार सरकार चला के दें पिछले 10 वर्षों की सरकार के बाद। उसके बाद जो काला धन बना रहे थे, जो बाहर ले जा रहे थे, मैं मानता हूं कि पिछले 5 वर्ष इस देश के आर्थिक इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट हो गए कि लोगों को संदेश चला गया, सीधा चलोगे तो सुरक्षित रहोगे। अब वो जमाना गया कि मैं हर प्रकार की गैर कानूनी हरकत कर लूं, बेनामी कर लूं, भी बाहर रख लूं, यहां नंबर 2 का काम कर लूं। अब वो नहीं चलता और इसलिए उन्होंने ये करके भी दिखलाया। अब उसका अगर एक कॉम्प्लेक्स था कांग्रेस के नेतृत्व में और इसीलिए उनके अध्यक्ष ने एक अपशब्द इस्तेमाल करने शुरू किए और मुझे लगता है कि हमारी जो रिकॉर्ड है और प्रधानमंत्री जी का रिकॉर्ड है उसको डिमोलिश करता है। और आज अगर हम 10 करोड़ लोग देश में खड़ा कर देते हैं जो पूछते हैं कि मैं भी चौकीदार हूं, ताकि इस देश में ईमानदारी का पर्व मनाया जा रहा है कि कांग्रेस जैसे भ्रष्टाचारियों से मुझे मुक्ति मिली है, तो इसलिए एक राजनीतिक बहस को इसने आगे बढ़ाया है और हमें गर्व है इस बात का कि हमने इस देश में ईमानदारी लाने का एक ईमानदारी से प्रयास किया है। आपको लगता है 2014 में जो चाय वाला ने किया वो 2019 में चौकीदार करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि चाय वाले में एक परिवारवाद के आधार पर एक उम्मीदवार पैदा हुआ जिसको डिनेस्टी कहते हैं। कोई क्षमता नहीं, कोई विषयों की गंभीरता से समझ नहीं, कोई संयम नहीं भाषा का, और एक तरफ एक अनुभवी नेता जिसकी देश भर में स्वीकृति थी। और क्योंकि गरीब परिवार से उठा, बचपन में चाय भी बेचनी पड़ी पढ़ाई के लिए और उस तकलीफ से उड़ा, तो उसमें गरीबों का मजाक था। कांग्रेस ने जो ताना मारा था और इसलिए चाय पे चर्चा और ये सारे कार्यक्रम हमारे कि क्या किसी का एक मौलिक अधिकार है, ये इंटाइटलमेंट है कुछ परिवारों का। और उसका परिणाम देखिए, जितने राजनीतिक दल डायनेस्टीज के हिसाब से चलते थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो डीएमके थी, चाहे वो लालू जी का पार्टी थी, चाहे मुलायम सिंह जी की पार्टी थी, एक एक उनमें से ध्वस्त हो गई। और मैं मानता हूं कि इस देश के लोकतंत्र की सही ताकत उस दिन आएगी जिस दिन एक आम आदमी टैलेंट और मेरिट के हिसाब से इस देश के प्रधानमंत्री और मंत्री बनेंगे और केवल इस आधार पर नहीं कि कौन किस परिवार से आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण, किसी ने बहुत बड़ा नाम नहीं सुना था, सेनेटर थे, राष्ट्रपति ओबामा का।
2 वर्षों में उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान अपना मेरिट साबित कर दिया, अमेरिका ने उनको स्वीकार कर दिया। इस बार जो हम टिकटें बांट रहे हैं पार्टी की, एक आधार यह भी है जहां तक संभव हो कि सब सीटें पार्टी की हैं, किसी उम्मीदवार का या नेता का या परिवार का किसी सीट पे अधिकार नहीं है। देयर इज नो फैमिली सीट, दीज आर ऑल पार्टी सीट्स। और ये एक क्राइटेरिया हमने मन में रखा है। तो ये आपने जो अपने पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उनको भी ये संदेश दिया उसके संदेश, देखिए वो तो एक पार्टी का पुराना निर्णय है, और वो तो 5 साल पुराना है, और किसी भी पार्टी में जनरेशनल चेंज होता है, दुनिया भर में होता है, और इसलिए ये कोई अनपेक्षित विषय नहीं है, ये स्वाभाविक विषय है। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को खड़ा किया। मतलब अगर मैं कहूं तो मेरा निर्माण किसने किया, इन्हीं नामों में से लोगों ने किया है, और उसमें मैं विशेष रूप से अडवाणी जी का तो विशेष जिक्र करूंगा। लेकिन एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है जो पार्टियों में चलती है, और 5 साल पहले हमने निर्णय लिया था इस बात का। लोगों को लग रहा था कि कुछ इसके ऊपर रीथिंकिंग होगी, ये जो एज लिमिट के बारे में बात हुई थी, कुछ ऐसे हिंट्स भी आए। मुझे लगता है कि किसी भी प्रोसेस में एक जनरेशनल चेंज होता है, हर प्रोफेशन में होता है। अब और बड़े लोग छोटों का निर्माण करते हैं और फिर पेट्रन्स बन जाते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आडवाणी जी और जोशी जी का टिकट कटा, कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना लिया। देखिए, कोई कटने का विषय नहीं है, पार्टी का 5 साल पुराना निर्णय है जी, और इसलिए अब धीरे धीरे वो इंप्लीमेंट हो रहा है, और उसके अपवाद नहीं रखे जा रहे अभी तक कोई। देखिए, कांग्रेस इस बार मुद्दाहीन पार्टी है, इशूलेस है। तो इस प्रकार का जो मन में आया ट्वीट कर दो, जो मन में आया बयान दे दो, कभी फोर्जरी कर दो येडियुरप्पा की डायरी की, कभी लंदन में जाकर एक मतलब अनजान व्यक्ति जिसकी शक्ल भी नहीं है, जिसका नाम भी किसी को नहीं मालूम, उससे कुछ बयान करवा दो ईवीएम्स के ऊपर। किसी अनजान व्यक्ति का कह दो कि डिमोनेटाइजेशन इसलिए हुआ कि एक अनजान व्यक्ति जिसका किसी को परिचय नहीं मालूम, उसने ये कह दिया। मतलब ये शर्म का विषय था जो आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, और उसमें शरद यादव और गुलाम नबी आजाद जैसे आदरणीय नेता उसमें मौजूद हो। उनको तो अपनी विश्वसनीयता का ख्याल रखना चाहिए था कि क्या इस अभियान को उस स्तर के ऊपर हम ला रहे हैं। जी, राहुल गांधी ने ये जो नया कल घोषणा की न्यूनतम आय योजना की, आपको ऐसा लगता है कि ये गेम चेंजर हो सकती है इस चुनाव में? देखिए, और ये उनका मुझे लगता है ये एक और धोखा है, मैंने इसे ब्लफ कहा। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जवाहरलाल जी की हर भाषण में होता था कि पॉवर्टी इरेडिकेशन हमारा पहला उद्देश्य है। कुछ नहीं कर पाए, 3.5% ग्रोथ रेट इस देश को दे पाए जब तक लिबरलाइजेशन शुरू नहीं हुआ। उसके बाद राजीव गांधी जी ने के भी भाषण है कि मैं मिस्टर क्लीन ये नाम लिया था, और बोफोर्स और HDW न जाने किस किस में फंस गए, और इसलिए उनकी जो नीयत थी उसको वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, उसी में व्हाइट वॉश करने में लगे रहे। पिछले 10 साल तो देख लीजिए जो हालत है। 71 से लेकर आज तक 48 साल हो चुके हैं, 2/3 उसमें से कांग्रेस की सरकार थी। तो ये योजनाएं तुमने लागू क्यों नहीं की? कांग्रेस के तो मैनिफेस्टो में 2009 में भी था कि इनकम सपोर्ट स्कीम हम देंगे, क्यों नहीं दी? कांग्रेस ने केवल नारे दिए गरीबों को, श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को साधन दिए हैं, और साधन नजर आते हैं, साधन जमीन पे नजर आता है, उसमें कोई डेटा और अर्थशास्त्री नहीं है। 91% गांव सड़क से जोड़ दिए, 50 लाख घर गांव में हर वर्ष लोगों को मिल रहे हैं, वो भी हम 1 करोड़ तक ले जाएंगे। 2022 तक गांव का हर घर पक्का होगा, हर बीपीएल परिवार के पास घर होगा। शौचालय 38% से 99% हम लोग ले गए, हर घर में बिजली दे दी, हर घर में चूल्हा दे देना। आप गरीब किसानों की आय में मदद करो ताकि अपने बीज या अपना फर्टिलाइजर खरीदने में उनकी मदद हो पाए। आपने 50 करोड़ लोगों को हॉस्पिटल का खर्चा फ्री कर दिया एक आयुष्मान के थ्रू। तो गरीब की जितनी सेवा हमने एक इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया। आप अपने किसी भी इंटरव्यूअर से पूछिए, कांग्रेस पार्टी से हैं, 5 साल में 1 रुपया एक टैक्स नहीं बढ़ाया। इनकम टैक्स कम कर दिया, मिडिल क्लासेस के लिए कम कर दिया, और एग्जेम्पशंस दे दिए। हर जीएसटी की मीटिंग में जो कांग्रेस के जमाने में होता था, लोग प्रतीक्षा करते हैं कि किस चीज का टैक्स कम होगा। 1 रुपया 1% कोई टैक्स नहीं बढ़ा, कम हुए। टैक्स बेस को हमने दुगना कर दिया।
लोगों को ईमानदारी के रास्ते पे डाला रीजनेबल होके, और लोग तैयार थे इस रास्ते के लिए। और इसलिए इन साधनों का जो प्रयोग है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया। 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हर साल में बन जाए, 65 से 102 एयरपोर्ट बन जाए। मतलब इस देश की प्रगति जिस तरीके से हो रही है, और गांव में जितनी सुविधा गरीब को चली जाए, हमने तो साधन दिए, कांग्रेस ने तो कुछ दिया नहीं। अच्छा, डीबीटी जब आया आधार के बेस पे, तो पार्लियामेंट में भी कांग्रेस ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया, और अब कहते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन विच मींस डीबीटी, उसके माध्यम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देंगे। अरे हम तो ऑलरेडी लाखों करोड़ रुपए उसके माध्यम से गरीब को दे ही रहे हैं। 55 सरकार की योजनाएं हैं जिसमें हर गरीब को उसकी जो सपोर्ट है वो मिलती है। ये 75,000 उसके ऊपर जो किसान का है, पीएम किसान का, वो भी उसके अंदर जाएगा। तो 2,55,000 करोड़ तो यही जा रहा है। अगर हम जो सस्ता अनाज देते हैं उसको भी कर दे तो 1,84,000 करोड़ और जुड़ जाएगा। तो जितना ये वायदा कर रहे हैं हम, तो उससे 1.5 गुना ज्यादा आज भी दे रहे हैं। वो 8 अलग अलग चेक पहली तारीख को आपके खाते में आएंगे या एक चेक आएगा, केवल इतना अंतर है। जी, तो ये जो कंफ्यूजन है, आपने देखा होगा 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, जब उन्होंने कहा कि किसानों के कर्जे हम माफ कर देंगे और कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो क्या आप लोगों के ऊपर भी ये दबाव पड़ा कि ये राजनीति चल रही है? हमें संतुष्टि थी अपनी परफॉर्मेंस की, और इस बार वो उल्टा पड़ेगा। मध्य प्रदेश ने अभी तक केवल 3,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए रखा है। कर्नाटक ने, साल हो गया सरकार बने, 2,500 करोड़ रखा है। पंजाब 2 साल से ऊपर हो गए, केवल 5,500 करोड़ दिया है। राजस्थान ने भी लगभग न के बराबर दिया है। और केवल इतना नहीं, जो हम कह रहे हैं अपने गरीब किसानों की सूची दो जिसको हम पीएम किसान की किस्त भेज सके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बंगाल, छत्तीसगढ़ ने थोड़े से भेजे हैं। सिर्फ पंजाब भेज रहा है कांग्रेस के राज्यों में, दिल्ली 0, वेस्ट बंगाल 0, मध्य प्रदेश 0। यह स्थिति है इन राज्यों की कि मेरे किसानों को आपकी मदद दी चाहिए। कि किसानों के दुश्मन क्यों बन गए? पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा ने अभी तक जो सस्ता अस्पताल का खर्चा बीपीएल लोगों को दे रहे हैं 50 करोड़ को, उन्होंने कहा हमारे राज्यों में गरीबों को नहीं चाहिए। कम से कम इसका तो जवाब दे केजरीवाल जी और ममता जी। सारे विपक्षी मुख्यमंत्रियों में आपके साथ सबसे क्लोज कोऑर्डिनेशन में कौन काम कर रहा है? किसको आप ये कहेंगे कि रेट करेंगे कि ये मुख्यमंत्री विपक्ष का होते हुए भी मैं आपको बताता हूं, आपकी योजनाओं में शामिल है? देखिए, मैं, केरल की सरकार है, वामपंथी है, वो बहुत पॉलिटिकल विरोधी है हमारे, लेकिन कोई ऐसी सेंटर की स्कीम नहीं जिसको लागू नहीं करते, वो कर देते हैं। दक्षिण भारत की जो सरकारें हैं, ये अब कर्नाटक ने शुरू किया है कि पीएम किसान लागू नहीं करेंगे, वो अक्सर कर देती है। और अगर मैं कहूं कि 1-2 राज्य ऐसे जो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते, तो उसमें पश्चिम बंगाल और आपका दिल्ली। ना आयुष्मान भारत, ना पीएम किसान, यहां कोई गरीब है ही नहीं। आपके हिसाब से आपका गेम चेंजर क्या है? जैसे राहुल गांधी समझते हैं कि मैंने ये जो कल न्यूनतम आय योजना की, ये मेरा गेम चेंजर होगा। देखिए, मुझे लगता है कि रीपैकेजिंग से कभी गेम चेंज नहीं होता। खिलाड़ी वही होता है, खिलाड़ी की मूल क्षमता वही होती है। इस चुनाव में केवल एक गेम चेंजर है, और उस गेम चेंजर का नाम है नरेंद्र मोदी। और इसलिए जनता ने यह फैसला कर लिया कि नेतृत्व है, निर्णय लेने की क्षमता है, सरकार चलाने की ताकत है, देश को आगे बढ़ाने की ताकत है, ईमानदार आदमी है और दूसरों को भी ईमानदार बनाता है, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे देश इसके हाथों में सुरक्षित है। केवल गरीबों की मदद की ये एक पक्ष है, केवल ईमानदारी से नेतृत्व दिया वो दूसरा पक्ष है। लेकिन कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता इस वक्त तो 10 बार सोचता कि एयरफोर्स को अनुमति दूं कि ना दूं। वही डिफेंसिव डॉक्ट्रिन रहती, जब आतंकवादी आएंगे मारने तो देखूंगा उनके साथ कैसे निपटना है। उन्होंने कहा नहीं, अब नई डिफेंस डॉक्ट्रिन होगी सिक्योरिटी की कि मैं आतंक जो भारत के खिलाफ होगा उसको जाकर, जहां से आरंभ होता है आतंक, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है,
वहां मारूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक भी यही थी और एयर स्ट्राइक भी यही थी। और मुझे लगता है कि इस तरह का निर्णय लेना वो लीडरशिप की पहचान होती है। फॉर वांट ऑफ कंसेंसस, फॉर वांट ऑफ इनडिसीजन, डिसाइसिवनेस, निर्णय टालना, डॉक्टर साहब टाल देते थे, नरसिम्हा राव जी टाल देते थे, ये नहीं होता। ये जो निर्णय लेने की क्षमता है कि आज जनता को लगता है इन सब मुद्दों की वजह से कि नेतृत्व में इसी हाथों में देश सुरक्षित है, इसलिए इस चुनाव में केवल एक गेम चेंजर होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। चलिए, मोदी जी तो गेम चेंजर हैं, लेकिन बालाकोट को आप टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि बालाकोट विल बी अ टर्निंग पॉइंट? देखिए, मैं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों को टर्निंग पॉइंट मानता हूं। टर्निंग पॉइंट इसलिए मानता हूं कि इससे पहले आतंक सबसे ज्यादा हमें पीड़ित करता था। हमारा आतंक से लड़ाई तो 26/11 को शुरू नहीं हुई, हम तो उससे पहले सफर कर रहे थे। और हमारी एक सोच थी उस वक्त, मैं उस सोच की आलोचना नहीं करता, जो सोच थी कि भाई एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। हम वाजपेयी जी के समय हम लोग भी कहते थे कि कारगिल का युद्ध हमने जीता, पर एलओसी हमने पार नहीं की, अपने देश के अंदर रह के जीता। उस वक्त की स्थिति वो थी। लेकिन जैसे वक्त बदला पिछले 20 साल में, वो रोज एलओसी को ध्वस्त कर दें और रोज उसको तोड़ के यहां लोग भेजें कि हिंदुस्तानियों को मारो, और हम कहें कि सैंक्टिटी ऑफ एलओसी, एलओसी की मान्यता बहुत बड़ी है, और फिर हम अपने घर में बैठे रहें, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज लोगों को डिफेंड करें। 100 में से 99 बार हम उनको आतंकियों को पकड़ के मार डालें, लेकिन हमें तो 100% सफलता चाहिए। वो साल में एक घटना भी बड़ी कर गए तो उनकी सफलता है, और यही हो रहा था जी। पुलवामा ऐसी घटना थी। तो मुझे लगता है कि इस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को आगे ले जाना भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट है कि अब हम आतंक को केवल अपने देश में, जिसको मैं क्रिकेट की परिभाषा में कहता हूं, खेल अब बैकफुट पे नहीं खेला जाएगा, मैच जीतना है तो फ्रंट फुट पे होता है, रन तभी बनते हैं। तो हम अब फ्रंट फुट पे जाकर जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है टेररिज्म का, वहां पे टेररिज्म को अटैक करेंगे। पर देखिए, ये भी कितनी दिलचस्प बात है कि चुनाव भारत में हो रहा है और यहां पाकिस्तान एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। ये बालाकोट एक चुनावी मुद्दा बन गया है, आतंकवाद एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। उसका कारण ये है, मैं बहुत छोटा था जब 1962 की लड़ाई हुई, थोड़ा सा स्मरण है, लेकिन 65, 71 ये सब मुझे याद है। 65 और 71 की लड़ाई में रेडियो सबसे बड़ा तंत्र होता था मीडिया का, और पाकिस्तान का रेडियो बड़ी एग्जैजरेटेड, बड़ा चढ़ा के उनकी सफलताएं बताता था, हालांकि पिट रहे हों। और हमारे यहां रेडियो पे व्यंग के कार्यक्रम आते थे, जो उनके एंकर्स की, अनाउंसर्स की नकल लगाते थे, बड़े लोकप्रिय कार्यक्रम होते थे, मुझे आज भी याद है जो उनके नाम हुआ करते थे उन दिनों। तो प्रोपेगेंडा तंत्र वो था। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट, इंटरनेशनल मीडिया, टेलीविजन, सैटेलाइट, डिजिटल दुनिया से सारी स्थिति बदल गई है। और इसलिए जो पाकिस्तान की संसद में होता है, जहां भाषण दिए जाते हैं, और जो वहां के अखबारों में आता है, जो कॉलमिस्ट लिखते हैं, हमें पता चलता है, जो हम करते हैं उनको पता चलता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां बालाकोट के बाद सारे देश को एक आवाज में बोलना चाहिए था, वहां हमारे देश के विपक्ष के कई नेता, 29 पार्टियों का बयान कि नरेंद्र मोदी जी ने बालाकोट किया है यहां का चुनाव जीतने के लिए, इस पॉलिटिसाइजिंग। अरे इमरान खान भी वही भाषा बोल रहे हैं। फिर आपका कहना कि बालाकोट तो हुआ ही नहीं, सबूत लाओ। अरे इमरान खान भी वही कह रहे हैं। और पाकिस्तान के मीडिया को यह सूट करता था, वो बड़ा चढ़ा के दिखलाते थे कि हिंदुस्तान में 29 पार्टियां, हिंदुस्तान में राहुल गांधी, हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। और पाकिस्तान कभी स्वीकार नहीं कर सकता था कि इतनी बालाकोट पे उनकी दुर्दशा हुई, और उसके दो कारण थे। पहला यह था कि अगर जो फौज ने एक अपना इकबाल बनाया हुआ इस देश में, तो उनकी फौज क्या कहती जनता के सामने कि हम इतने मूर्ख बन गए कि वो आए, टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय कर गए और चले गए, और हम देखते रह गए, तो उनका तो इकबाल टूट जाता। और दूसरा कारण था कि दुनिया को जाके शिकायत करते कि बालाकोट हो गया, हमारा
इनके जहाज आए और उड़ा गए तो लोग कहते वहां हो क्या रहा था, कौन है मरे हुए लोग, तो क्या कहते, सैकड़ों की तादाद में टेररिस्ट मरे हैं, वहां हम टेररिस्ट कैंप चलाते थे। तो उसको तो उनको छुपाना ही था। और यहां के महामूर्ख कह रहे हैं कि हमें एविडेंस दो। अरे किसी ने आज तक अमेरिका में पूछा, ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद से उठा के ले गए, मार डाला और समुद्र में फेंक दिया। किस समुद्र में फेंका, मारते हुए क्या ऑपरेशन था, कौन लोग उसमें गए थे, उसकी पुरानी तस्वीरें दिखा देते हैं उस फ्लैट में जो उन्होंने वहां से खींची थी सैटेलाइट के माध्यम से। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस देश के विपक्ष के कई नेताओं ने और जो परस्पर भाजपा विरोधी लोग हैं इस देश में, पत्रकारिता की दुनिया में भी, लेखकों में भी एक वर्ग है और लोकतंत्र में ऐसा वर्ग रहेगा, वो पाकिस्तान के हाथ में जाने या अनजाने में एक हैंडल बन गए। पर यह भी सही है कि बालाकोट में जो कुछ हुआ और चुनाव का जो समय था, चुनाव में आपको उसका लाभ तो मिलेगा। देखिए, चुनाव न भी होता, मान लीजिए चुनाव न भी होता, और यह भी मान लीजिए कि पुलवामा न भी होता, यह रिवेंज एक्शन नहीं था पुलवामा का, मान लीजिए कोई पुलवामा ना होता और देश में सामान्य स्थिति होती, चुनाव होता, तब भी और भारत तब भी होता। वो इसलिए होता कि भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की फौज को इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन मिले कि सैकड़ों की तादाद में मल्टीपल कोर्सेज हो रहे हैं, एक स्ट्रक्चर मिलिट्री टाइप कैंप चल रहा है टेररिस्टों का, और अगले 2 महीने में भारत पे आक्रमण करने वाले हैं जगह जगह स्थानों पे। तो हम क्या कहते, जब आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे और तब उनको मारेंगे। अगर भारत के प्रधानमंत्री या भारत की एयरफोर्स या मिलिट्री उस बात को दबा जाती और प्रतीक्षा करती भविष्य के, तो देश के साथ धोखा होता। चुनाव न भी होता, पुलवामा न भी होता, तब भी जब आपको राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से कोई खबर मिलती है, अरे सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे तो कोई चुनाव नहीं था, कोई पुलवामा नहीं था। जब आपको इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस की मिली कि एलओसी के पास कैंप चल रहे हैं, आप गए वहां पे, ये बिल्कुल उसी तरह का उदाहरण। इस बार ऑपरेशन बहुत बड़ा था। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बालाकोट था वो पुलवामा का रिटेलिएशन नहीं था, वो तो होना ही था। बिल्कुल नहीं था। ये देखिए, पुलवामा जिन्होंने किया, हमारी फौज ने उनको लिक्विडेट कर दिया, हमारे पुलिस ने या फौज ने, जिसने भी उनको मारा। लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई। तो हमको इन दोनों को साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, बिल्कुल साथ में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एक्शन में रिवेंज एक्शन नहीं होता। जो पाकिस्तान ने 27 फरवरी को किया वो रिवेंज एक्शन था, और वो एकदम बॉटम अप ऑपरेशन था। उनके जहाज आए, तैयारी नहीं थी, हमने एक दीवार जहाजों की बना रखी थी पूरी सीमा पर, और F-16 जैसा जहाज डिस्ट्रॉय हो जाए। और आज वो स्थिति में है कि हमारा जहाज डिस्ट्रॉय हो गया, हमारे 2 पायलट वहां गिर गए, उनमें से एक मर गया, एक हॉस्पिटल में है, ये भी कबूल करने को तैयार नहीं है। और हमारे मीडिया के मित्र कम से कम पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जो लेख आ रहे हैं, उनमें से एक लेख है अ स्टोरी ऑफ सन्स ऑफ 2 एयर मार्शल्स। भारत की एक रिटायर्ड एयर मार्शल का बेटा राष्ट्र का हीरो बन गया, और पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल का एक बेटा, जो उस F-16 में बेचारे की मृत्यु हो गई, उनके देश उसको स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है कि वो कभी थे। जी। अब मैं जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित और बड़े बड़े विपक्षी नेता जो अपना कैलकुलेशन, अपना दिमाग लगा रहे हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। लोगों का यह कहना था कि बिफोर पुलवामा बीजेपी वाज स्टक एट 180 सीट्स, और अब लोग इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं कि पुलवामा और बालाकोट इफेक्ट क्या होगा, एंड हाउ मेनी सीट्स इट विल ऐड टू बीजेपीज के 40 सीट्स, 50 सीट्स। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा आंकड़ों की, क्योंकि बालाकोट का मैंने कहा ना चुनाव से ताल्लुक था ना पुलवामा से था, और इसका मैं उत्तर दूं तो फिर उसी बहस में मैं उठे जाऊंगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि अब इस देश का चरित्र बदल गया है। एक समय था कि जात का बहुत बड़ा इंपैक्ट था, कुछ क्षेत्रों में आज भी है। एक समय था इस देश में मिडिल क्लास और अबव और पढ़ा लिखा वर्ग बहुत छोटा था। हमें कल्पना नहीं है कि ये मिडिल क्लास और नियो मिडिल क्लास कितना बड़ा हो गया है। हमें कल्पना नहीं है कि गांव में रहने वाला भी आज एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उस मिडिल क्लास या नियो मिडिल क्लास में आ चुका है या आने की तमन्ना रखता है। हमें कल्पना नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज में भी
हम आज देख रहे हैं कि एक मिडिल क्लास का क्रिएशन हो रहा है, दलित समाज में हो रहा है, एससी समाज में। तो इसलिए ये बहुत एस्पिरेशनल एस्पिरेशनल सोसाइटी है। मैं केवल एक विषय आपको टेक्निकल उत्तर दे दूं जी। संख्या पर दुनिया भर के जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो प्रेडिक्शंस करते हैं, पोल्स करते हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड थियरी होती है जिसको मानते हैं कि यूनिफॉर्म स्विंग्स थियरी। दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली कभी 4 सीट इधर और 3 सीट इधर पे नहीं बढ़ता, या इधर या उधर। जो स्विंग होता है वो यूनिफॉर्म होता है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में स्विंग हो गया, दोनों लगभग बराबर हो गए, तो असेंबली टाइप रिजल्ट आ जाएगा। और अगर वहां से इधर स्विंग हो गया तो फिर जो भी 28-29 सीटें हैं, जहां कहीं बहुत भारी प्रभावी कैंडिडेट है, या जो कहीं रिबेल हो गया, यहां कहीं बहुत विचित्र किस्म का जातीय समीकरण हो गया, इस तरह के विशेष फैक्टर वाली 2-4 सीटें अपवाद होती हैं। बाकी फिर सेम ट्रेंड निकलता है। अदरवाइज गुजरात में सारी सीटें, राजस्थान में सारी सीटें, मध्य प्रदेश में लगभग सारी सीटें। अब उत्तर प्रदेश उदाहरण लीजिए 2014 का, यादव परिवार की 5 सीटें और गांधी परिवार की 2 सीटें, वो उन परिवारों के वोट की वजह से रिजिस्ट हो गई। अदरवाइज पूरे उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म स्विंग था और बाकी 73 एक दिशा में गई। तो कई बहुत बड़ी पर्सनालिटी या बहुत बड़ा सामाजिक समीकरण या कंस्टिट्यूएंसी का लोकल फैक्टर उसको रोक ले, अन्यथा यूनिफॉर्म स्विंग होता है। तो इस तरह का रिजल्ट, इसीलिए 2014 में 160 से बहस शुरू हुई, 180 तक पहुंची और 220 पे रुक गई इन्हीं पंडितों की, और निकला 282। जो हंग असेंबली होती है वो ओपिनियन पोल में आती है, इन पॉलिटिकल पंडितों के विश्लेषणों में आती है, चुनाव के रिजल्ट में नहीं आती।